किसान भाइयों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके और ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है किसानों का। सभी किसान ये जानना चाहते हैं कि गाय का दूध कैसे बढ़ेगा। तो मेरा इसमें एक छोटा सा जुमला है कि गाय का दूध बढ़ाना है, दवा नहीं जुगत लगाना है। तो क्या बातें हैं, किन बातों को हम ध्यान में रखें कि दूध बढ़ जाए। तो इसमें हम आज खेलते हैं 10 का दम, यानी कि 10 बिंदुओं पे हम बात करेंगे जो हमारी गाय का, दुधारू भैंस का दूध बढ़ाएगा। तो क्या है ये बातें, आइए इस पे हम जानकारी लेते हैं। इन 10 बिंदुओं को जानने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जिसमें एक पॉइंट है उच्चतम दूध उत्पादन, जिसे पीक मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये होता है ब्याने के दिन से 150 दिन के बीच में जो अधिकतम दूध उत्पादन है वो है, और ये होता है 45 से 90 दिन के अंदर ये आ जाता है, और 150 दिन के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसको जानते हैं कि ये पीक मिल्क वैल्यू यानी उच्चतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम किन बिंदुओं पे ध्यान देंगे। ये जो उच्चतम दुग्ध उत्पादन है उसका क्या प्रभाव होता है कि ये कहा जाता है कि अगर 1 किलो दूध अगर इस पीक आवर में, पीक डेज में बढ़ गया तो पूरे ब्यात में ये 200 से 250 किलो दूध की बढ़ोतरी दिखा देता है। तो लेकिन इसका क्या कारण होता है कि उच्चतम दूध उत्पादन कम हो जाता है, जिसमें है सबसे जो प्रमुख कारण है ब्यात के प्रारंभिक दिनों में पोषण और स्वास्थ्य विकार। और ये क्या करता है कि दूध उत्पादन को कम कर देता है। ऐसे ही आहार में कम फाइबर की मात्रा, जो रेशेदार भोजन है उसकी मात्रा अगर कम होती है तो रूमेन एसिडोसिस हो जाता है और लंगड़ापन हो सकता है। साथ ही ये अब मोजल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं पेट का इधर से उधर हो जाना, जिसके कारण वो पेट खराब रहता है और कुल मिला के उत्पादन कम हो जाता है। तो ये 2 प्रमुख कारण है जो इस अवधि के दूध के उत्पादन को उच्चतम स्तर पे नहीं पहुंचने देता है। तो जो हमने 10 बिंदुओं की बात की थी उसमें जो पहला बिंदु है वो मैं अब शुरू करता हूं, और वो पहला बिंदु है गर्भवती गाय का बिसुखी ही अवधि में, जिसको ड्राई पीरियड कहते हैं, उसमें सही देखभाल। तो अगर आप अपने ब्याई हुई गाय से के उत्पादन से संतुष्ट नहीं है तो बिसुखी अवधि के प्रबंधन की समीक्षा करें कि आपने गाय के बिसुखने के अवधि में क्या किया है, क्या प्रबंध किया है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गाय के ब्याने के बाद उसके दूध उत्पादन पे। इसी में हम देखते हैं कि बिसुखी अवधि में सही देखभाल क्या है और इसकी प्रमुख बातें क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो शुष्क पदार्थों की सेवन जो है वो बनाए रखने में है, यानी फाइबर वाला खुराक खिलाते रहना है। शुष्क अवधि में जो ऊर्जा वाले जो भोजन हैं उसका ज़्यादा देने से परहेज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अनाज खिला दिया, बहुत ज़्यादा आपने उसमें ग्लूकोज वाले पदार्थ खिला दिए तो पशु बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, चर्बीदार हो जाता है और इस पशु का दूध उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे ही है जो शरीर की स्थिति का ध्यान रखना कि शरीर बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि पशु के आराम और सुविधाओं का ख्याल रखना और खुर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना कि अगर खुर गड़बड़ है, पशु लंगड़ापन में है तो उसके भोजन पर प्रभाव पड़ेगा और कुल मिला के उसके उत्पादन में प्रभाव डालता है। तो अगर बिसुखी अवधि में और ब्यात के प्रारंभ में और ब्यान के समय अगर अच्छी तरह से खान पान और रहन सहन की व्यवस्था की गई तो उत्पादन कुल मिला के अच्छा हो जाता है। तो ये है पहली स्थिति। जो दूसरा बिंदु है वो है छिपी हुई मिल्क ज्वर का, जिसको कहते हैं सब क्लिनिकल मिल्क फीवर। तो आपने सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस सुना था, लेकिन यहाँ सब क्लिनिकल मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर जो ब्याने के बाद पशु को होता है, लेकिन ये पहले से भी हो सकता है कि आपके पशु को हो। तो इसमें डॉक्टर लोग जानते हैं कि इसमें जब कैल्शियम की मात्रा खून में
8 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से कम होता है तो ये स्थिति आ जाती है। और इस स्थिति से क्या हो सकता है, तो पशु में कीटोसिस हो सकता है। उसके दूध में जो सोमेटिक सेल है यानी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ज़्यादा आने लगता है। गर्भाशय अपने मूल रूप में आने में विलंब करता है, जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं, इसमें देरी हो जाती है। बचदानी का शोध हो सकता है, जिसको मेस्टाइटिस कहते हैं, यानी बचदानी में सूजन हो सकता है। दूसरा कि कम भोजन पशु खा पाती है और अल्टीमेटली क्या होगा अंत में कि दूध का उत्पादन कम होता है। तो ये है छिपी हुई दुग्ध ज्वर, जिसको सब क्लिनिकल मिल्क फीवर कहते हैं। तो इससे बचने के लिए कैल्शियम की पूर्ति बनाए रखना है। तो आते हैं तीसरी बिंदु पे, और ये है चारा के साथ साथ उसको सुनिश्चित करना पानी की व्यवस्था। तो इसमें 4-5 बिंदु है, जिसको मैं एक एक करके लेता हूं कि भोजन के साथ 35 से 60 लीटर पानी चाहिए, जो सुसुम पानी शुरू में देना है। प्रारंभिक दिनों में सुसुम पानी चाहिए, भले ही आप ताज़ा पानी दे दीजिए। साथ ही क्या है कि ताज़ा मिश्रित राशन दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरा हरा चारा दे दिया। तो यहाँ देखेंगे कि 3 कूड़ा लगा हुआ है, तो 3 कूड़े के हिसाब से आपको जोड़ के बनाना है मिश्रित आहार। इसमें क्या कर सकते हैं, 2.5 से 4.5 किलो भूसा, जो सूखा लंबा कटा हुआ भूसा होता है, वो देना है। और खाद्य पदार्थों के साथ साथ नाद और पानी के टब की अच्छी सफाई आवश्यक है। नहीं तो हमने बहुत कंडीशन में देखा है कि नाद से बदबू आता रहता है, क्योंकि उसको पलट नहीं सकते हैं, उसको उल्टे सीधे धो के और छोड़ देते हैं। तो ऐसे में पशु के भोजन में फंगस ग्रोथ हो जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं उसमें, और ये कुल मिला के उत्पादन को कम करता है। जो चौथा बिंदु है वो है गाय के आराम का ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपका पशुशाला जितना बड़ा है उससे 80% से 85% क्षमता का ही आप पशु रखें। मतलब अगर 10 गाय की व्यवस्था है आपके पास तो आप 8 ही रखें। तो ऐसे में थोड़ा जगह मिलेगा, ये ब्याने वाले पशुओं के ख्याल से मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही जो ताज़ा ब्याई गई पशु है उसके 14 से 21 दिन के अंदर जो नई ब्याई हुई पशु हैं उनके साथ रखें। और गायों को कम से कम 30 से 36 इंच की जगह अगल बगल फालतू दें, ताकि दूसरी गाय उसे डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसे ही है पशु के सामाजिक तनाव को कम करने के लिए, ऐसा नहीं हो कि आप उसे अलग कहीं कर दें, यानी उस समाज में उसे बनाए रखना है, वहीं रहने दें अलग करके, ताकि वो अपने संगी साथियों को देख सकें। गायों को अपने सामान्य झुंड से अलग नहीं करें और सूखी और दुधारू पशुओं को अलग अलग रखें। साथ में उसके लिए ठंडा हवा, कूलर, पंखा की व्यवस्था करें। 5वां जो बिंदु है वो है पेट यानी रूमेन के स्वास्थ्य को बनाए रखना और जो रूमेन एसिडोसिस है उससे पशु को बचाना। रूमेन एसिडोसिस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लेंगे। और यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है रूमेन एसिडोसिस का प्रभाव। तो ब्याने के बाद पशु को 5 दिनों तक भूसा और सूखा घास देना है, ताकि उसका जो पाचन क्रिया है वो बना रहे। दूसरी चीज़ है कि ब्यात के प्रारंभ में जो आहार में सुपाच्य फाइबर दें, जिसमें से 31 से 35% ये सुपाच्य जो फाइबर है वो शामिल हो उसमें। और लगातार चारा के साथ फाइबर की मात्रा बनाए रखें और पशु को खाली पेट नहीं रहने दें। बफर के रूप में सोडा बाइकार्ब, जो आप कहते हैं कि खाने वाला सोडा जो आप खीर पकवान में रखते हैं, वो वाला सोडा बाइकार्ब बाजार में मिलता है, इसकी मात्रा लगातार बनाए रखें ताकि उसके पेट का एसिडिटी बढ़ नहीं पाए। और साइलेज और दाना कम से कम दें ताकि ये एसिडोसिस को बढ़ावा न दें और उसका पेट खट्टा ना हो जाए। तो अब आते हैं हम छठे बिंदु पे, जो है गायों की पूर्व में अगर मेटाबॉलिक या कोई स्वास्थ्य की समस्या हो तो उनका पहचान आवश्यक है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण आता है वो है पशु का दुग्ध ज्वर, जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। इसी में आता है एक कीटोसिस,
कीटोसिस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आप देख लेंगे तो उसे समझ जाएंगे। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है थनैला। तो ये समस्याएं दोबारा आपको परेशान कर सकती है, तो इनका पहले से आपको पता होना चाहिए ताकि उसका सही समय से समाधान कर सकें। ऐसे ही है स्वास्थ्य समस्याओं वाली गाय का आप अगर रोकथाम पहले कर लें तो ये बाद में ब्याने के बाद दुग्ध उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे एक और ध्यान देने वाली बात होती है कि जो गाय जुड़वा बच्चा देने वाली है, अगर आपको पता हो गया हो, या अगर वो पहली बार बच्चा दे रही है, हीफर है, तो उनके ब्याने में 7 से 10 दिन पूर्व ही ब्याह जाती है, तो कम समय लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो पूर्व से ही उसकी व्यवस्था कर देंगे। हम अगले बिंदु पे देखते हैं, जो 7वां पॉइंट है वो है गाय का कंडीशन, जिसको कहते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन आप मोटे तौर पे जान लें कि गाय का जो स्थिति है उसको हम 2.5 से लेके और 5 के बीच में आकलन करते हैं। यानी कि 2-2.5 में वो बिल्कुल हड्डी निकली हुई गाय होती है और 5 में बिल्कुल सब हड्डी डूबा हुआ चर्बी से। ऐसे गाय को हम अंदर अलग अलग मार्किंग देते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इस नंबरिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो जो ब्याने वाली गाय है उसकी जो नंबरिंग है वो 3 से 3.25 तक होना चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा चर्बी वाली गाय होती है वो आगे कीटोसिस या फैटी लीवर का शिकार हो सकती है, साथ ही उसके अगली बार गर्भाधान में परेशानी हो सकती है। इसके साथ है कि ब्याने वाली गायों का जो अलग से जो झुंड है उनसे आधा से 1 जो स्कोर है वो कम रहना चाहिए, वहाँ तक ये मान्य है। 8वें पॉइंट पे चलते हैं कि चारा के कुछ योजक पदार्थ होते हैं, फीड सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी आपूर्ति आवश्यक होता है। तो इसमें आता है सबसे पहला ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स। ये ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स क्या होते हैं कि ये एनर्जी वाले बोटल्स होते हैं जो 500-700 रुपये का आता है आजकल, और ये पिलाने से उसकी ग्लूकोज की उपलब्धता बढ़ा देती है, जिससे उसका उत्पादन बढ़िया हो जाता है। ऐसे ही है रूमेन संरक्षित कोलिन, जो लीवर के लिए और उसके कार्य प्रणाली के लीवर के कार्य को सुधारता है। तो ये कोलिन वाले जो हैं जो रूमेन संरक्षित होता है। ऐसे ही आता है संरक्षित अमीनो एसिड, जो प्रोटीन होते हैं वो रूमेन संरक्षित होते हैं, और ऐसे ही फैट होते हैं जिसको कहते हैं प्रोटेक्टेड रूमेन प्रोटेक्टेड बाईपास फैट। तो इन सब से कुल मिला के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, और इसके साथ हम पेट के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ईस्ट देते हैं, जो ईस्ट की गोलियां भी आती है, पाउडर भी आता है, जिसकी आपूर्ति करते रहते हैं, जिसको उसका पाचन बढ़िया बना रहता है और उसमें एसिडोसिस नहीं हो पाता है। तो अब आते हैं हम 9वें बिंदु पे, और ये है पोषण विरोधी कारकों से बचने का। ये पोषण विरोधी कारक क्या है कि बहुत सारे जो चारा होता है, दाना होता है, उसमें फफूंदी लग जाता है, मोड़ लग जाता है, जंगली खमीर लग जाता है, और जो फीड है उसको ख़राब कर देता है। तो इनसे अगर नहीं बचेंगे तो पशु में ये बहुत हानि करता है, उसके पेट का और बाकी शरीर का भी एनवायरनमेंट ख़राब कर देता है, जिससे कुल मिला के उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो इन बिंदुओं पे हम बिल्कुल ध्यान देंगे। देख लें कि आप मक्के में कैसे ये फंगस लगा हुआ है, ऐसे ही जो और अनाज देते हैं उसमें भी ये फंगस लग के ख़राब हो जाता है। तो इनसे हमको ध्यान दे के बचने की कोशिश करना है। अब आते हैं जो अंतिम बिंदु है वो है एंटीऑक्सीडेंट की सही मात्रा। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि ये शरीर के रोगरोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो रोगरोधी क्षमता अगर बढ़ जाएगा तो बीमारियां नहीं लगेगी, शरीर उससे लड़ लेगा। तो इनकी कमी कैसे है इसका पता चलता है चर्बी के बहुत तेज़ी से गलने से, और हवा के प्रदूषित गुणवत्ता से। बहुत प्रदूषित अगर हवा है तो भी ये प्रभावित होता है, और अगर पशु को चोट लगा हुआ है, कहीं लंगड़ापन है, कहीं घाव है, तो ये प्रभावित होता है। तो इन एंटीऑक्सीडेंट को हम किस रूप में पूरा करेंगे, तो ये पशुओं के लिए जो आता है वो होता है विटामिन ई और सेलेनियम वाले खुराक, जिसको ऑक्सीडेंट कई दवाइयों में आ रहा है आजकल। बहुत सारी दवाइयाँ आजकल बन गई है जो ये विटामिन ई और
सेलेनियम को मिला के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही उपलब्ध है बाजार में। उसकी एक नियत मात्रा होती है, वो आपको देते रहना है और पशु बिल्कुल स्वस्थ रह जाएगा। तो आपने देखा कि इन 10 बिंदुओं पे हमने बात किया कि ये दूध बढ़ाने की विधियां हैं, लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं वो मैंने कहीं नहीं बताया कि कैल्शियम दो और उसमें विटामिन दो, ये मिलाओ। ये इन्हीं सब बिंदुओं में शामिल है, लेकिन ये पूरक है, ये निदान नहीं है। तो निदान इन सारी बिंदुओं पे जब हम ध्यान देंगे तभी हो सकता है। तो हमने आपको आज ये बढ़िया जानकारी दी कि किन बिंदुओं पे ध्यान देके आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसको पीक उच्च स्तर पे ला सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नए नए वीडियो समय से मिलता रहे।